नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने खबरों का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर आप देखेंगे खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ रोज़नामा सियासत के ज़ब्त आखिर पर शाये एक हदीस मुबारक से करते हैं और हदीस मुबारक के साथ हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूँ कि आज की हदीस मुबारक का सवाल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दिन और रात में फ़राइज़ के अलावा 12 रकात सुन्नतें अदा की तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मकान बनाएगा। उन सुन्नतों की तफसील ये है: 4 रकातें ज़ोहर से पहले और 2 रकातें ज़ोहर के बाद, 2 रकातें मगरिब के बाद और 2 रकातें ईशा के बाद और 2 रकातें फजर से पहले। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि नमाज की क्या फजीलत है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक हमारी ख़बरों का सवाल है, उन ख़बरों में अगर आप देखेंगे कि आलमी सतह की ख़बरें देखेंगे तो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह की जारहियत का मुज़ाहरा किया है, दरिंदगी का मुज़ाहरा किया है, और जिस तरह आपने देखा कि गैर क़ानूनी और गैर मजाज जंग की है, उसको लेकर सारी दुनिया में अमेरिका और इसराइल पर थू थू तो हो रही है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, आपको बता दें कि ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए अपने नेटो ममालिक से मदद की अपील की थी, लेकिन नेटो ममालिक ने इनकार कर दिया था। इसी तरह जापान से, इसी तरह बरतानिया से और दूसरे ममालिक से भी उसने मदद की अपील की थी, उन मुल्कों ने भी इनकार कर दिया था। अब ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ खोलने की जो मुद्दत थी या अल्टीमेटम जो दिया था वो बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है और इन्होंने से कहा है कि हम आपको 6 अप्रैल का वक्त दे रहे हैं। 6 अप्रैल से पहले अगर आप आबनाए हरमुज़ नहीं खोलेंगे तो फिर आपकी खैर नहीं है, ये बात ट्रंप ने कही है। वैसे भी ट्रंप के बारे में नाज़रीन आपको बता दूं कि ट्रंप ने कल ही के कहा था कि आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप की बातों पर अब लोग यानी बातों को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, उनका मज़ाहका उड़ा रहे हैं और मौज़े मजाक बन गए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक शख्स ख़ुद को वेनेज़ुएला का सदर कहता है और हालांकि अमरीकी से ओहदे सदारत पर फायज़ है, और जब मादुरो जो वेनेज़ुएला के सदर हैं उनका अगवा किया जाता है अमरीकी फ़ौज की जानिब से और फिर अमरीका लाया जाता है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, तो मादुरो और उनकी अहलिया को जबकि वो महवे ख़्वाब थे, तो आपने देखा कि किस तरह उनका अगवा किया गया और फिर वो भी वेनेज़ुएला में दाखिल होकर अगवा किया गया और अमेरिका लाया गया और उन पर वहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद ट्रंप का एक बयान आता है। ट्रंप कहते हैं कि मैं वेनेज़ुएला का सदर हूँ। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि एक नॉर्मल शख्स तो इस तरह की बात नहीं करेगा। ठीक है, अगर वेनेज़ुएला की बात करते हैं छोड़िए, अब ईरान चलते हैं। ईरान में उनका कहना है कि ईरानी जो क़यादत है उसने कहा कि आप हमारे सुप्रीम लीडर बन जाइए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बेचारों को ना कलमा आता है, ना गुस्ल के आदाब मालूम है, और ये बेचारा कैसीनो चलाने वाला, और उसे ईरानी कौम कहेगी कि आप आकर यानी हमारे सुप्रीम लीडर बन जाइए। और उन्होंने अब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर इनका दिमाग चल रहा है, किस कदर वो यानी अच्छी जहनी हालत में है ट्रंप, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि ईरानी कौम ने उनसे कहा कि आप हमारे सुप्रीम लीडर बन जाइए, लेकिन मैंने उनके शुक्री के साथ उनका ऑफ़र इनकार कर दिया। तो शुक्री के साथ इन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि थैंक यू, वो आप लोगों का मैं नहीं बन सकता, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। और वैसे भी इनके जो लब लहजा होता है अजीब गरीब होता है, इनकी बॉडी लैंग्वेज है, इशारे किनाए जो होते हैं वो अजीब गरीब होते हैं। अब अपनी प्रेस सेक्रेटरी की उन्होंने जिस अंदाज़ में तारीफ़ की, उसके होठों की, उसके नाक की, उसके बाल की, उसके आँखों की तारीफ़ जो की है, तो मैं समझता हूँ कि ये 89 की उम्र की वो प्रेस सेक्रेटरी है और उसकी वो तारीफ़ किए जा रहे हैं। तो ये भी उससे भी उनके यानी बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होने का, फ़त्तीन होने का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ट्रंप की कदर नॉर्मल शख्स है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई है वो ये है कि ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए ईरान को 6 अप्रैल तक का वक्त दिया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा शख्स जो अपने आप को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के दावे कर रहा है या फिर वेनेज़ुएला का सदर होने के दावे किया है उसने, और 6-8 जंगें रुकवाने का दावा किया है। अब ये कहा जा रहा है कि क्यूबा पर भी वो हमला करने वाला है। तो आप उसके नॉर्मल होने या अबनॉर्मल होने का फ़ैसला खुद आप कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। तेलंगाना में आपको बताना ज़रूरी है, ये यदाद्री का वाक़या है। यदाद्री में एक 3 साला बच्चे को कुत्तों ने हमला करके ज़ख्मी कर दिया और वो अपनी एक आँख की बसारत से महरूम हो गया है। 3 साला बच्चे का नाम रियान बताया जाता है नाज़रीन। और आपको ये बता दूं कि चंद कुत्ते
यदाद्री भुवनगिर में जुमेरात के दिन ये वाक़या पेश आया और तारक राम नगर भुवनगिर टाउन में ये वाक़या पेश आया। कुत्तों ने इस कदर ख़तरनाक हमला किया है कि बच्चे का जो आई बॉल होता है वो आई बॉल आँख यानी बाहर निकल गया। तो अब अंदाज़ा कीजिए किस कदर हालात यानी कुत्तों ने ख़राब कर दिए हैं। एक तो फ़िरक़ा परस्त कुत्तों ने, दूसरे ये कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने आवाम की नाक में दम कर रखा है। और आपको बता दें नाज़रीन, जहाँ तक अवाम का सवाल है, अवाम अब हुकूमत से यही सवाल कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों पर काबू पाया जाए और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर आवारा कुत्तों की बहुतात है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि जो बल्दी इंतखाबात हुए, बल्दी इंतखाबात से पहले पंचायती इंतखाबात हुए थे, मुकामी इदारों के इंतखाबात हुए थे। उसमें उम्मीदवारों ने बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान किया था कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो आवारा कुत्तों का कुछ इलाज करेंगे। तो बहरहाल वरंगल हो या कई ऐसे मुकामात पे जो दर्दनाक वाक़यात पेश आए जहाँ पर कुत्तों को जहर के इंजेक्शन देकर मार दिया गया या फिर उनको गोलियां मार दी गई। तो ये ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। फिर उसके बाद आपने देखे कि जो कुत्तों के हुकूक़ के लिए और पालतू जानवरों के जो हुकूक़ हैं उनके लिए लड़ने वाली तंजीमें आगे आई और इस पर एहतजाज भी किया कि इस तरह कुत्तों को जहर देकर हलाक नहीं किया जा सकता। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर कुत्तों को जहर देकर हलाक नहीं किया जा सकता या गोली मार कर हलाक नहीं किया जा सकता तो फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पेश आते रहेंगे। बूढ़े, बच्चे जो है, जवान जो हैं, औरतें हैं, वो तमाम के तमाम कुत्तों के टारगेट पे है, कुत्तों के निशाने पर हैं। अब भुवनगिर में अब रियान नामी ये 3 साल लड़का, अब अंदाज़ा कीजिए कि उसका आई बॉल निकल चुका है, यानी कुत्तों के हमले की वजह से अब उसे इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। उसके माँ बाप से पूछिए कि क्या हालात होते हैं। वैसे भी नाज़रीन, इस तरह के जो आप देखेंगे कि जो हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। आलमी सतह पर भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है, कौमी सतह पर नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। और कौमी सतह के बारे में हम आपको बताते हैं कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घर में नमाज की अदायगी पर जिस तरह की रूलिंग दी थी, पुलिस को फटकारा था, हुकूमत को ललकारा था और बरहमी का इजहार किया था। मैं जस्टिस श्रीधरन की बात करता हूँ तो बहरहाल उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की थी। और एक अहम बात भी ये है कि मेरा घर है, मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ता हूँ, ये आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप आकर बार बार मेरे नमाज़ पढ़ने पर एतराज़ करें। मैंने कभी पूजा करने पर, मैंने कभी इबादत करने पर एतराज़ नहीं किया। मंदिर के घंटे बजने पर या फिर आप देखेंगे कि कुछ और होने पर या डीजे बजाने पर मैंने एतराज़ नहीं किया। फिर आप कौन होते हैं जो एतराज़ करते हैं। तो हुकूमत उत्तर प्रदेश जो तासुब जानिबदारी की बुनियाद पर अब चल रही है, तो बहरहाल वहाँ पर कई मुस्लिम ख़ानदानों को सताया गया है, उन्हें उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर में नमाज का एहतमाम किया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्रीधरन ने बहुत ही अच्छी बात की थी कि आप कौन होते हैं जो किसी के घर में दाखिल होकर नमाज की अदायगी से रोकने वाले। अगर और दूसरी अहम बात यह है कि मसाजिद में आप लोगों की तादाद महदूद कर रहे हैं, आप कौन होते हैं खुदा की इबादत से रोकने वाले। तो बहरहाल जस्टिस श्रीधरन के ऐसा लगता था कि वक्त आ गया है। तो और बहरहाल और उनका जो रोस्टर सिस्टम है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। अब इंतखाम के तौर पर उन्हें जस्टिस श्रीधरन को इस तरह के मुकदमात नहीं दिए गए, बल्कि अब घरेलू जो मुकदमात होते हैं, अदालतें होती हैं, उनके मुकदमात के उनके फैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की जाती है या फिर बुज़ुर्गों के देखभाल से मुताल्लिक़ या उनके हुकूक़ से मुताल्लिक़ जो मुकदमात होते हैं उसकी समाअत क्या उनको इख्तियार दे दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत किस तरह के यानी मुसलमानों के साथ मुआंदाना बल्कि मज़मूम रवैया इख्तियार किए हुए हैं कि जिसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। और एक अहम बात यह है, हिंदुस्तान दस्तूर पर चलता है, ये मनुस्मृति या फिर योगी या मोदी या अमित शाह के इशारों पर नहीं चलता। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे, मेरी नज़र में भी जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे होते हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कभी किसी मुसलमान ने किसी के घर में पूजा पर एतराज़ किया, ये सबसे अहम बात है। क्या ख़ुद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने घरों में पूजा पर एतराज़ किया है, ये भी एक अहम बात है। तो आप नमाज पर एतराज़ करने वाले कौन होते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बीजेपी हो या उत्तर प्रदेश की बीजेपी हो या फिर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत हो, डबल इंजन की हुकूमत ये कहते हैं। और मुल्क में
तरक्की खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की खुशहाली ऐसे नहीं होती कि आप नमाज़ों को रोक दें या नमाजियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। ये इससे मुल्क तरक्की की और खुशहाली की तरफ नहीं जाता, बल्कि मुल्क तबाही व बर्बादी की तरफ जाता है। वैसे भी आप देखेंगे कि गुर्बत का बुरा हाल है, मुल्क में बेरोज़गारी का बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि तालीम को भी ज़ाफ़रानी रंग दे दिया गया है। आखिर ये कब तक मुल्क को तबाह व बर्बाद करते रहेंगे? 2014 से लेकर आज की तारीख तक आप देख लीजिए कि मुल्क में भलाई के क्या काम हुए हैं और तबाही और बर्बादी के क्या काम हुए हैं, बुराई के क्या काम हुए हैं, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। लोगों को मज़हब की बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा है, लोगों को मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को, आवाम को आप देखेंगे मज़हब की बुनियाद पर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। हद तो ये है कि जो हमारे हिंदू भाई है, जैसे जस्टिस श्रीधरन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें जिस अंदाज में हुकूमत को ललकारा था, फटकारा था, उसके बरहमी का इज़हार किया था कि आप कौन होते हैं कि जो लोगों को अपने ही घरों में नमाज़ पढ़ने से रोकने वाले। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि पुलिस की तो हालत उन्होंने बुरी कर दी थी जस्टिस श्रीधरन ने, और अब उनका रोस्टर ही तब्दील कर दिया गया है। ये तासुब और ये जानिबदारी की जो बीमारी है वो हिंदुस्तान को ले डूबेगी, और इस मामले में इसका पूरा क्रेडिट, इसका पूरा सेहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत को जाएगा, RSS को जाएगा, क्योंकि बीजेपी हुकूमत में RSS को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। हद तो ये है कि आपने देखा कि RSS के 100 साला तकरीब के मौके पर मोदी ने एक सिक्का जारी किया। सिक्के में आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी परचम को शामिल नहीं किया गया। कितनी शर्म की बात है। और इस सिलसिले में कांग्रेस हो या दूसरे सेक्युलर जमातें हैं, उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सवाल है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो सकता है कि रामनवमी के बाद इस बार इजाफा हो जाए, या फिर 5 रियासतों के जो इंतखाबात हैं, मगरबी बंगाल है, केरला है, आसाम है, या फिर मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी है, उनके इंतखाब होने के बाद हो सकता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगर ईरान की जंग, यानी ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने जो जंग छेड़ी है, अगर वो ख़त्म नहीं होती है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं, और अशियाए माहतियाज हो या खाने पीने की अशिया हो, उनकी कीमतों में कम से कम 15% इजाफा हो सकता है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो ये चीज़ें हम आपको इसलिए बता देते हैं, और सियासत टीवी अपनी बेबकी के लिए मशहूर है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हुक्मरानों को या इख्तिदार को नहीं देखते, बल्कि आवाम को देखते हैं और आवाम की मफादात के लिए बात करते हैं। तो बहरहाल आने वाले दिन हिंदुस्तानियों के लिए, ख़ासतौर पर आम आदमी के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। महंगाई बढ़ सकती है, बेरोज़गारी में तो पहले से ही इजाफा हो चुका है, मज़ीद इजाफा हो सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जिस तरह गुजरात में यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है गुजरात असम्बली में, उसी तरह कहीं ना कहीं इस तरह की बातें की जाएगी, और कौमी सतह पर भी यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करके मोदी हुकूमत ये कहेगी कि हम देखिए किस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं करेगी, बल्कि ऐन इंतखाबात 2029 के जो आम इंतखाबात होंगे उससे पहले इस तरह का किया जाएगा, इक़दाम किया जाएंगे। तो बहरहाल मोदी हुकूमत को अपने मफादात की फ़िक्र है, अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, हिंदुओं की फ़िक्र है, ना मुसलमानों की फ़िक्र है। और वैसे भी आपको बता दूं कि आलमी सतह पर जिस तरह मोदी ने हिंदुस्तान की छवि मुतासिर की है इसराइल के गोद में बैठकर, वो बहुत ही दर्दनाक वाक़या मुझे लगता है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कितनी शर्म की बात है कि हम अपनी मदरलैंड कहते हैं, हिंदुस्तान को मादर वतन कहते हैं, लेकिन मोदी जी जाकर इसराइल को फादरलैंड कह रहे हैं, यानी अपने बाप को बाप नहीं कहते और इसराइल को बाप कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। आपने कभी सुना है मोदी जी से अपने बाप के बारे में? कभी उन्होंने अपने बाप का, अपने वालिद का, अपने अब्बा जान का, अपने पिताजी का जिक्र नहीं किया है, बल्कि वो जब इसराइल जाते हैं तो फादरलैंड कहते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मदरलैंड, फादरलैंड ये क्या है। मोदी जी को भी ज़रा सोचना चाहिए। आप अमेरिका जाते हैं तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते हैं, अरे मेरे भाई आप वज़ीर-ए-आज़म है, कोई चिल्लर लीडर नहीं है आप, और एक हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, आप अजीम नहीं होंगे, लेकिन आप जिस ओहदे पर बैठे हैं वो एक बावक़ार ओहदा है, और उस ओहदे का ख्याल आपको रखना ज़रूरी है, वरना आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आप अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। आप में और ट्रंप में फ़र्क क्या रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए ट्रंप ये कहते हैं कि ईरानी कौम ने मुझे सुप्रीम लीडर बनाने का, यानी सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी, इसलिए मैं जो है वो पेशकश कबूल नहीं कर सका, और कह दिया कि शुक्रिया भाई आपका,
मैं नहीं बन सकता। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप का दिमाग चल गया है या फिर वो जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनका इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना अमेरिका की तो इज़्ज़त तो पहले ही तालिबान ने यानी तबाह बर्बाद करके रख दी है। अमेरिका का जो वो सुपर पावर होने का गुरूर था उसे अपने जूती तले रोन दिया है तालिबान ने पहले ही। और आप देखेंगे कि किस तरह अमेरिका की तौहीन हो रही है, सारे दुनिया में अमेरिका पर लोग हंस रहे हैं। ख़ासतौर पर ट्रंप को लेकर तो बहुत ज़्यादा हंसा जा रहा है, उनका मौजू मजाक बनाया जा रहा है ट्रंप को, और कहा जा रहा है कि क्या ये निकल गया है। तो इस तरह की बातें हो रही है। हैदराबादी लहजे में मैं आपको बता रहा हूँ, मुहावरा है कि अगर कोई पागल हो जाता है, और वैसे भी धूप काले में यानी गर्मी के मौसम में अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो लोग कहते हैं कि गर्मी का मौसम अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो बहरहाल ट्रंप जिस अंदाज में बातें कर रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका में भी कहीं ना कहीं गर्मी का जोर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि गर्मी के मौसम के साथ ही जो पागल होते हैं या मेंटल होते हैं वो अजीब व गरीब बकवास करने लगते हैं। जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानियों ने मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने का पेशकश की है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ईरानी ख्वाब में भी इस तरह की यानी गलत बात नहीं सोच सकता, और ट्रंप ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि ट्रंप एक तरफ ईरान से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पर हमला कर रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 28 फरवरी को जो हमला किया गया, आपने देखा कि किस तरह हमला किया गया, जबकि ईरान के साथ अमेरिका की मुज़ाकरात जारी थे, उसके बावजूद भी हमला कर दिया गया। इस सिलसिले में मार्क रूबियो एक बात करते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, या फिर ट्रंप है, वो अलग बात करते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसराइल के उकसाने पर, इसराइल के बेवकूफ़ बनाने पर ट्रंप पूरी तरह बेवकूफ़ बन गए। लेकिन इसकी वजह एक और भी है, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स है, जिसमें ट्रंप के सियाह करतूत बंद है, और वो फाइल इसराइल के पास है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उनका जो दामाद है यहूदी है जेड केशनर भी यानी इसराइल के हक़ में फ़ैसले करने के लिए अपने खुसर को मजबूर कर रहा है। ये खबरें आ रही हैं, और इसमें खबरों में सदाकत भी है, क्योंकि इसमें कोई झूठी बात भी नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि तुम 6 अप्रैल की मुद्दत दो या 6 मार्च की दो, अप्रैल की दो, मई की दो, हम कोई तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है। और ईरान ने अपनी शराइत भी रख दी है। लेकिन ईरान को मैं समझता हूँ कि एक शर्त ये भी रखनी चाहिए अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी के लिए, कि फ़लस्तीनियों का 77,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का इसराइल ने कत्ल किया है, उनका भी मुआवज़ा अदा किया जाए। यानी हर फ़लस्तीनी को, अगर आप उनके अगर अरकान ख़ानदान शहीद हुए हैं तो उनको उसका ज़रूर मुआवज़ा दिया जाए। तो ये ईरान को ये इन शराइत में शामिल करना चाहिए, जिस तरह ईरान हिज़्बुल्लाह को भी इन शराइत में शामिल करना चाहता है। हमास के शोधा को, फ़लस्तीन के शोधा को इस माहदे में शामिल करना ज़रूरी है। तो जो शराइत अमेरिका को पेश कर रहा है ईरान, मैं समझता हूँ कि उसमें ये शर्त भी होनी चाहिए कि आपको गज़ा के जो शोधा है, यानी 77,000 से ज़ायद शोधा है, 4 लाख से ज़ायद ज़ख्मी होकर वो माज़ूर हो चुके हैं, उनको भी मुआवज़ा अदा करना चाहिए। ईरान का ये मौक़िफ़ होगा तो बहुत बेहतर होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये ख़बरें हमारे पास हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, उन्होंने आज कल ही फैसला किया था कि आज तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ यानी फ़ैसला किया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें यानी शिरकत करेंगे। तो बहरहाल आवाम में एक बार फिर अंदेशे हैं कि 2020 के हालात तो पैदा नहीं होंगे, इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ुद पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि मुल्क में कोरोना जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज तमाम चीफ मिनिस्टरों से के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसे हालात पैदा होते लग रहे हैं, उसके बाद आवाम में काफ़ी खौफ और दहशत पैदा हो गया, और लोगों ने ये समझना शुरू किया कि कहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अचानक 8 बजे रात को कौमी टीवी पर नमूदार होंगे और ये ऐलान कर देंगे कि हमने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, हमने फलां कर दिया है, कीमतों में इजाफा कर दिया है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी के इक़्तिदार में रुपया, हिंदुस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब तकरीबन 95 रुपये बराबर हो गए हैं सिर्फ $1 के। तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार हैं, और उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए, और उनको उसके लिए इनाम भी देना चाहिए। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तो उन्होंने एक बकवास की थी
اور بکواس یہ تھی کہ اس وقت مرکز میں ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے ماہر اقتصادیات کی حکومت تھی. تو بہرحال ڈاکٹر منموہن سنگھ بہت ہی خاموش یعنی دانشور انسان اور بہت ہی کمگو انسان تھے. تو بہرحال انہوں نے ان کے دور میں جو روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے تھی 55 روپے ہوا کرتی تھی، پھر 60 روپے ہوئی. وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت چیف منسٹر تھے اور گجرات میں انہیں سونیا گاندھی نے موت کا سودا کر کہا تھا. تو بہرحال بعد میں انہوں نے یہ الفاظ واپس لے لیے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کئی پولیس آفیسرز نے بھی گجرات فسادات میں ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھی اور امریکہ نے، برطانیہ نے اور مغربی ممالک نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے سونیا گاندھی کی بات کر رہے تھے. تو بہرحال سونیا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس وقت جب کہ چیف منسٹر تھے موت کا سوداگر قرار دیا تھا. وزیر اعظم یعنی مودی جی بہت چیخ و پکار کرنے لگے، مجھے موت کا سوداگر کہا گیا. تو سونیا گاندھی نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، اسی طرح جس طرح مودی جی نے ڈر کے مارے جو زرعی بل سے 3 قوانین تھے، زرعی سیاہ قوانین، کسانوں سے ڈر کے مارے واپس لے لیے تھے. تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا تھا کرونا وائرس کے وقت بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا. یعنی ایک اچھا انسان، ایک نارمل انسان اس طرح کا فیصلہ لیا نہیں کرتا تھا. پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے نوٹ بندی کا بھی فیصلہ کیا تھا. اس سے پہلے وہ بھی بہت ہی خطرناک فیصلہ رہا. عوام پریشان ہو گئی اور بے شمار لوگ بینکوں کے باہر، اے ٹی ایم کے باہر قطاروں میں ٹھہرتے ٹھہرتے اپنی جانیں گنوا چکے تھے. اور حد تو یہ ہے، دلچسپی کی بات نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی حیران کرنے والی بات اور عبرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی ضعیف ماں کو بھی اے ٹی ایم کے قطار میں لا کھڑا کیا تھا. عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کہ دیکھیے ہماری ضعیف ماں بھی لائن میں کھڑی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ نافرمانی جو ہے ماں کی، اس کی بدترین مثال وزیر اعظم نریندر مودی نے پیش کی ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں خاص طور پر خواتین کے تحفظ کو لے کر، ناری شکتی کو لے کر. لیکن انہوں نے جس طرح خواتین کے حقوق کی دھجیاں اڑائی ہیں، کسی اور وزیر اعظم نے ہندوستان کی تاریخ میں وہ دھجیاں نہیں اڑائی ہیں. تو بہرحال یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ویسے بھی ناظرین جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ آروگیہ شری کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاسپٹلز کو اسی طرح بلز ادا نہیں کیے گئے جس طرح کہ فیس ری ایمبرسمنٹ جو اسکیم کے تحت کالجز کو جو فیس باقی ہے وہ نہیں دی گئی. اسی طرح آروگیہ شری جو بلز ہے اس کی عدم اجرائی کے نتیجے میں بے شمار ہاسپٹلز جو ہیں وہ بند ہونے کے قریب ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہریش راؤ نے خود اسمبلی میں الزام عائد کیا کہ گرین چینلز سے بلز کی اجرائی کا دعویٰ کیا گیا انہوں نے. اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک گراؤنڈ ریالٹی ہے اس بارے میں انہوں نے کہا کہ صفر ہے. ہریش راؤ نے یہ الزام عائد کیا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ تو خبر رہی ہے. جہاں تک آپ دیکھیں گے آروگیہ شری بلز کا سوال ہے، آروگیہ شری بلز کی عدم اجرائی کے نتیجے میں ہاسپٹلز جو ہیں وہ مریضوں کو شریک نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں مریضوں کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو بہرحال امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کیا کرتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. اور جہاں تک ناظرین آج حیدرآباد میں رام نومی شوبھا یاترا نکالی جانے والی ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے 1500 سے زائد پولیس والوں کو تعینات کیا گیا ہے. پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ملون نے جسے بی جے پی سے معطل کر دیا گیا ہے اور رکن اسمبلی ہے، اس نے آپ کو بتا دوں کہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں پولیس پروٹیکشن نہیں چاہیے بلکہ ہم خود انتظامات کر لیں گے. لیکن پولیس نے کہا ہے کہ اس تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ شوبھا یاترا کے جلوس کے راستے میں جتنے بھی مساجد آتی ہیں، درگاہیں آتی ہیں، عاشور خانے آتے ہیں، ان پر پردے ڈال دیے گئے ہیں تاکہ کوئی شرپسندی نہ کر سکے. اب پولیس کا فرض یہ بنتا ہے کہ پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں پر گہری نظر رکھیں جو اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہیں اور اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہوئے اپنے مقاصد ناپاک عزائم کی تکمیل کر لیتے ہیں اور اس تکمیل کے ذریعے وہ معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آج حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ معاشرے میں مقام بنانے کے لیے
مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف بکواس کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سرکاری سرپرستی میں، خاص طور پر بی جے پی حکومتوں کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی خبر بھی سنائی ہے کہ جسٹس سری دھر جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہے، ان کا صرف اس لیے روسٹر تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے گھر میں نماز کی ادائیگی پر پولیس کی جانب سے کارروائی، حکومت کی جانب سے کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پولیس کو اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہے اور ہم نے آپ کو خبریں بھی سنائی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک شوبھا یاترا کا سوال ہے، اس سلسلے میں پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یعنی بہت ہی غیر معمولی انداز میں اس طرح کے جلوس اور جلسوں سے یعنی نمٹے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتانا یہ ہے کہ کیوں آخر وزیر اعظم نریندر مودی نے جس انداز میں عالمی سطح پر جس طرح پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کروڈ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کو لے کر اجلاس طلب کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ فی الوقت شہر حیدرآباد کے ہم نے پیٹرول اسٹیشنز دیکھے جہاں پر اب عوام کی جو قطاریں ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ خود حکومت کی جانب سے، خاص طور پر وزیر سول سپلائز جو ہیں اتم کمار ریڈی، انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ریاست میں 60 دن کے پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ موجود ہے، آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر وی سجنار نے بھی یہ بانگ دہل یہ اعلان کیا تھا کہ حیدرآباد میں لوگوں کو خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی اچھا خاصا اسٹاک موجود ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم نے بھی آج دیکھا کئی پیٹرول پمپ پر یعنی قطاریں نہیں تھی بلکہ آسانی سے پیٹرول دیا جا رہا تھا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سینٹرل جیل کے چنچوڑا کے تحت جو 3 پیٹرول پمپس کام کرتے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے کہ وہ رات میں ہی بند کر دیے گئے تھے، جبکہ وہ صبح تک کام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں خود حکام کو چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے عوام میں خوف و دہشت کی لہر پیدا ہو جائے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآبادی عوام کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک معمولی بات پر بھی وہ اس قدر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیٹرول پمپ پر آپ دیکھیں گے کیسی بھیڑ لگ جاتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے دکانات پر، ارے میرے بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس طرح خوف نہیں کھانا چاہیے۔ آپ وزیر اعظم کو یعنی انہوں نے جس انداز میں ناسمجھی کا مظاہرہ کیا، جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوگی، تو اس سے لوگوں میں ذرا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اس طرح اگر آپ سنجیدگی سے لیں گے تو بہت پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن جس طرح انہوں نے اچانک نافذ کر دیا تھا، نوٹ بندی اچانک نافذ کی تھی، جی ایس ٹی کے ذریعے جو چھوٹے کاروباری لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنا سنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، نہ ان کو بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ انہیں خاندان ہے، نہ کوئی ذمہ داریاں ہیں، اور جب وقت آئے گا وہ جھولی لے کر چلے جائیں گے، وہ تو فقیر ہیں۔ تو سنجے راوت نے بہت اچھا کہا کہ اگر آپ فقیر ہیں اور جھولی ڈال کر چلے جانے کی جو باتیں کرتے ہیں، اب آپ چلے جائیے، آپ کا وقت آ گیا ہے، اپنا تھیلا یا اپنی جھولی جو ہے اپنے کندھے پر رکھیے اور نکل جائیے۔ تو یہ سنجے راوت نے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی حالات بہت زیادہ خراب دکھائی دے رہے ہیں، خود اندرون پارٹی ان کو کئی ایک چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یعنی جنگ بندی کے سوالات، جنگ بندی اور مذاکرات کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں کئی متضاد خبریں آ رہے ہیں۔ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے مذاکرات جاری نہیں ہے، اور دوسری اہم بات ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ کے شرائط پر نہیں بلکہ اپنی شرائط پر جنگ بندی کریں گے۔ تو اب یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور امریکہ نے جو سب سے بڑی شرط عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ افزودہ جو یورانیم ہے، انریچ جو یورانیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے حوالے کر دے۔ کیا ایران پاگل ہے کہ وہ اس طرح ٹرمپ کی طرح بیوقوفی کرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کریں، اور آپ محنت کریں گے اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے یورانیم دے دیا جائے؟ کیا یورانیم دے گا؟ افزودہ یورانیم ایران ہرگز نہیں دے گا۔
تو بہرحال ایران مٹ جائے گا لیکن امریکہ کو مٹا کر رہے گا، اسرائیل کو مٹا کر رہے گا، یہ ایران نے تہیہ کر لیا ہے۔ اور اس سلسلے میں امریکہ کو چوکس ہو جانا چاہیے، اور امریکہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں الٹیمیٹم جس طرح دیے تھے اب 6 اس میں توسیع کرتے ہوئے 6 اپریل تک اسے بڑھا دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹم ایران دینا چاہیے تھا، امریکہ نہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔